बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माजी का एक वर्क पलटते हैं। इकबाल हुसैन लखवेरा साहब उस वाक़े के काफ़ी ज़्यादा ऐनी शाहिद हैं। वैसे तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन बहुत कम कम। बात क्या है, वाक़या क्या है, चलते हैं ज़रा माजी में, बहुत माजी में, लेकिन पत्थर के दौर वाले माजी में नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक मौका हुआ करता था, जनाब मलक क़य्यूम साहब जस्टिस हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। लाहौर हाई कोर्ट के राशिद अजीज़ साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उस दौर में बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी को सज़ा देने के हवाले से एक टेप सामने आई थी। वो किसने रिकॉर्ड की थी? वो रिकॉर्ड की थी IB के इंस्पेक्टर राना रहीम ने, और बेनज़ीर भुट्टो तक वो टेप पहुंचाई थी राय एहसान ने। लखवेरा साहब उन दिनों दुबई में हुआ करते थे। लखवेरा साहब को काफ़ी ज़्यादा मालूम है कि किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई, किसने रिकॉर्डिंग की, कैसे रिकॉर्डिंग की, कहाँ पे रिकॉर्डिंग की, और सारा मामला कैसे चला, बेनज़ीर भुट्टो तक कैसेट कैसे पहुँची। थोड़ी सी बात मैं ये भी कर देता हूँ कि राना रहीम जो इंस्पेक्टर थे उन दिनों IB में, वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इत्तेफाक से जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट इकबाल मॉडल हाई स्कूल, इसी स्कूल में राना रहीम भी हमसे कोई 3-4 क्लासें आगे हुआ करते थे। मैं 6ठी क्लास में था, वो 9th में थे। बहुत ही डिसेंट किस्म के स्टूडेंट थे। और राय एहसान वो मुझसे 1 क्लास आगे थे। तो अभी चलते हैं लखवेरा साहब की तरफ, इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कैसे रिकॉर्डिंग हुई, किसने रिकॉर्डिंग की, कहाँ पे रिकॉर्डिंग की, और बेनज़ीर भुट्टो तक कैसेट कैसे पहुँची। जनाब इकबाल हुसैन लखवेरा साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया फजल हुसैन नवान साहब। ये एक तारीख साज वाक़ा है और मैं इसका आईनी शाहिद हूँ, और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ ये कि ये अब इब्तदा से मैं बताना चाह रहा हूँ। हुआ ये कि मैं बेनज़ीर साहिबा के पास था, बल्कि मैं उनकी तकरीरें भी लिखता था और उनकी ख़बरें भी भेजता था, बनाता था। दुबई से जी हाँ, दुबई में की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ख़बरें तो हम पाकिस्तान भेजते थे। बहरहाल, तो मैं उनके पास बैठा था, तो एक अजनबी किस्म के आदमी का टेलीफोन आया पाकिस्तान से। तो बेनज़ीर साहिबा ने वो बड़ी हैरानगी से वो टेलीफोन सुना और मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा, बीबी कोई ख़ास टेलीफोन है जो आपके चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हो गए? उन्होंने कहा, हाँ, एक आदमी है जो मुझसे कोई ख़ास बात करना चाहता है। मैंने कहा, बीबी अब ज़ाहिर है पाकिस्तान से अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो वो कोई ख़ास ही बात करना चाह रहा होगा, तो क्या करें? मैंने कहा, बेहतर यही है कि उसकी बात सुन ली जाए। तो कहने लगी, अच्छा, जब वो दोबारा टेलीफोन करेगा तो मैं उसे टाइम दूंगी कि इतने बजे मुझे दोबारा कॉल करना, उसमें 2-3 घंटे का मैं वक्फा रखूंगी, फिर आपको बताऊंगी तो आप आ जाना, तो आपके सामने मैं वो बात करूं, सुनो। मैंने कहा, बेहतर। तो ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और वो बड़ी अजीब सी बात थी कि मैं उनसे मिल के घर आया था जी, इजाज़त लेके। वो मेरे बाद जहन से बात निकल गई कि अगर कोई ऐसी कॉल आई तो मैं आपको बुलाऊंगी। तो मेरी आदत थी घर आने के बाद मैं फिर वो बाहर नहीं जाता था। तो एक दम क्या हुआ कि अचानक धड़ाधड़ घंटियों पे घंटियां बज रही मेरे घर की। अच्छा, तो डोरबेल। तो मैं ज़रा थोड़ा सा तशवीश हुई मुझे कि अल्लाह न करे कहीं आग न लग गई हो बिल्डिंग में, या कोई ऐसी ख़ास बात है जो इतनी घंटियां कौन बजाता है। तो मैं बाहर निकला तो एक दोस्त खड़े थे। अच्छा, बीबी के हुक्म के मुताबिक मैंने अपने घर का एड्रेस वेरी लिमिटेड लोगों को दिया हुआ था जो ख़ास दोस्त थे, वरना आम तौर पे मेरे घर का किसी को पता नहीं था। तो मैं बाहर निकला तो वो दोस्त खड़े थे और बड़े, यार मैं इतनी देर से घंटियां बजा रहा हूँ और आप क्या? मैंने कहा, हुक्म, खैरियत तो है ना? कहते, हाँ, वो बीबी, अभी उसने बीबी में कहा। तो मैंने कहा, क्या वापस जा रही हैं क्या? इसलिए बोला। नहीं,
वो कोई शायद आपसे बात हुई भी है, वो आपको बुला रही है अभी। अच्छा, उसको बीबी ने उसको नहीं बताया मैं क्यों बुला रही हूँ, ये बताने वाली बात ही नहीं थी। तो मैं चला गया, उधर से राय एहसान साहब बोल रहे थे, मेरा उनसे जिंदगी में कभी भी तारुफ ही नहीं था। बहरहाल इस तरह राय एहसान जो थे वो तसलसल के साथ करते रहे, तो हमें इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि कोई बात ख़ास है जो वो बताना टेलीफोन पे नहीं चाह रहे। खदशात होंगे कि कहीं टेलीफोन रिकॉर्ड ना हो जाए वगैरह वगैरह। बहरहाल इस तरह ये बात होती गई, बढ़ती गई, चली गई, चलती रही काफ़ी। तो अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये हुआ क्या था। अब अमान साहब इस मामले में बीबी की भी, और वो किसी से बात भी नहीं करती थी, बात ही ऐसी थी, और मुझसे कर लेती थी, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। आपको मैं एक और बात भी बता दूं कि मुल्क से बाहर, दुबई की बात कर रहा हूँ, पब्लिक लाइफ में 2 आदमियों को लाने में मेरा बड़ा अहम किरदार था। एक बेनज़ीर भुट्टो और दूसरा परवेज़ मुशर्रफ, और उन दोनों का स्टेज सेक्रेटरी मैं था प्रोग्रामों का। वो खैर दूसरा इशू है। तो बात बढ़ते 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 बढ़ गई, और बहरहाल राय एहसान साहब आ गए, दुबई चले गए, दुबई आ गए, पहुंच गए। वो एक अली जाफरी होते थे, बीबी के कज़न थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। उन्होंने मतलब अरेंजमेंट किया इनको बुलाने का, लाने का सारा। तो ये आ गए। अब इनके पास वो कैसेट थी, तो अब पता ये चला कि वो कैसेट बनी कैसे, जिसका नाम अभी आपने लिया राना रहीम साहब। हमें ये बताया गया कि वो डिप्टी डायरेक्टर है इंटेलिजेंस में। जी। आपने कहा वो इंस्पेक्टर थे उन दिनों। हाँ जी, वो डिप्टी डायरेक्टर थे उन दिनों भी। जी हाँ। अच्छा। ये जो हमें बताया गया। जी ठीक है। अच्छा, तो वो खुद नहीं आए, वो कैसेट राय एहसान साहब लाए। जी। अब राय साहब माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं और बीबी के बड़े डेडिकेटेड। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी यहाँ बात कर दूं कि ये दोनों जो है ना एक ही गांव के रहने वाले हैं। हाँ, ये गांव राय एहसान का है और उसके साथ ही एक छोटा सा गांव राना रहीम का है। तो इस दोस्त की बिना पर भी, और स्कूल भी एक ही था जी, इस दोस्त की बिना पर, लेकिन क्लासें अलग अलग थी। ये भी कोई 2 क्लासें उनसे पीछे थे। भारत दोस्ती इनकी थी, इस वजह से मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी इनकी बड़ी गहरी दोस्ती जी। राना रहीम साहब की ड्यूटी लगी। देखें, ये तो इंटेलिजेंस जितने भी इदारे होते हैं, ये सब ज़रा सी शोहरत आपको मिल जाए ना तो वो आप पे भी निगाह रखते हैं कि ये इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह है। तो जस्टिस कयूम के घर के बाहर जो ड्यूटी लगी वो राना रहीम की थी। राना रहीम साहब के ज़िम्मे ये काम था कि वो जस्टिस के साथ जितनी गुफ्तगू हो वो उसे रिकॉर्ड करे। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर की बतौर डिप्टी डायरेक्टर ड्यूटी लगी? हाँ। नहीं, डिप्टी डायरेक्टर तो फिर वो तो बताना पड़ता, फिर वो सारे अलर्ट हो जाते। अच्छा, ये नहीं बताया जाता। वो दूसरे अंदाज से एक आम आदमी की, आम सिपाही की हैसियत से, पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले 2 बैठे होते हैं टेंट लगा के। हाँ। 2 या 3 या 4 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। तो उनके पास डिवाइसेस इतनी आला किस्म की है, आपके इल्म में होगा कि हम अगर यहाँ बात कर रहे हो ना लाहौर के इस कमरे में, तो ये बात हमारी वो इस्लामाबाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई। लोकेट करना तो खैर अब मामूली सी बात नहीं है, वो डिवाइस ऐसी है जो रिकॉर्ड भी कर सकते। तो इनकी ड्यूटी लग गई राना रहीम साहब की। अब इन्होंने वो रिकॉर्ड करते 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 करते, अब वो तो कैसेट लगा देते थे ना, एक खत्म हुई दूसरी लगा दी, दूसरी खत्म हुई तीसरी लगा दी। लेकिन वो ऑडियो कैसेट थी। ऑडियो कैसेट। हाँ, वीडियो तो बाद में शुरू हुई है। हाँ, उस वक्त तो वीडियो की इतनी अहमियत भी नहीं थी, और वो कैसेट होती थी जी। अब तो कैसेटों का जमाना भी वो नहीं है, अब तो सीडी आ गई। तो खैर अब वो काफ़ी कैसेटें हो गई। तो राना रहीम को ये एहसास हुआ कि ये सारी गेम जो है बेनज़ीर और जरदारी को जेल में रखने
और सियासत से अलग करने की ये कोशिश है। तो कुदरती तौर पे उसको एक हमदर्दी पैदा हो गई कि ये जुल्म हो रहा है बेनज़ीर के साथ और जरदारी साहब के साथ। तो उन्होंने, राना रहीम साहब ने राय एहसान से बात की कि भाई यार ये तो सारा ड्रामा हो रहा है, उसको सज़ा हो ही नहीं सकती और ये सज़ा देगा। तो राय एहसान ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि वो सज़ा नहीं हो सकती और वो सज़ा देगा? उसने कहा मेरे पास सबूत है। तो राय एहसान ने कहा वो मुझे सबूत बताओ। तो राना रहीम ने कहा कि वो केसटें हैं मेरे पास। अब वो केसटें इतनी सारी, अब इन दोनों ने इतनी मेहनत करके उसमें जो खास खास जगह थी उसको रिकॉर्ड करके एक केसट बनाई 1.5 घंटे की। अब राना रहीम तो सरकारी मुलाजिम था, राय एहसान तो नहीं था ना, तो ड्यूटी लगी राय एहसान की कि ये केसट बेनज़ीर को पहुंचाओ। इस हवाले से राय एहसान ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सदर होते थे कासिम ज़िया साहब जी, कासिम ज़िया साहब से रब्ता किया कि जी हमारे पास ये चीज़ है। और तो कासिम ज़िया ने उन्हें 5 करोड़ की ऑफर की कि ये ले लो और ये केसट मुझे दे दो। लेकिन उनके दोनों के जहन में लालच था ही नहीं, ना राना रहीम के ना एहसान राय के। वो तो उनसे हमदर्दी के तौर पे केसट उन्हें देना चाहते। लेकिन कासिम ज़िया वो भी नेक नियति से हो सकता है कि वो केसट खरीद के अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, नहीं उसका एक मुकाम मुबैना तौर पे जी, नहीं उसका एक मुकाम बन जाता। हाँ जी, उसका एक मुकाम बन जाना था कि इसने बड़ा काम किया है। वो ये थोड़ी कहता कि एहसान से लिए, वो तो कहता मैंने जो भी जहां से भी लिए। खैर, तो बहरहाल कासिम ज़िया साहब भी आउट हो गए। राय एहसान असल आदमी है जिसने दिन रात ये केसट बेनज़ीर तक पहुंचाने के लिए काम किया और बेलौस किया। उसमें मखदूम अमीन फ़हीम भी से भी वो रब्ता करता था। ठीक है। वो मुख्तलिफ क्या करता था कि इंटेलिजेंस मेरा पीछा न कर रही हो। मसलन उसने मखदूम अमीन फ़हीम से मिलना है इस्लामाबाद में, तो वो एक टैक्सी पकड़ के पहले कहीं और जाता था, फिर वहाँ से दूसरी टैक्सी पकड़ के कहीं और जाता था, कहीं चौथी पांचवी टैक्सी में वो मखदूम साहब तक पहुँचता था। बहरहाल जब उसने देखा कि मखदूम साहब भी कुछ नहीं कर रहे और कासिम ज़िया भी अपना हिसाब बनाना चाहते हैं, तो उन दोनों का फैसला था। और इसमें मेन करैक्टर देखें, रिकॉर्ड ठीक है कि राना रहीम ने किया, लेकिन इस केसट को पहुंचाने में जितना अहम तरीन किरदार एहसान राय ने किया वो कमाल था। उसने सर काफ़ी अरसे तक दो की परेशानी उठाई, ये अपने खर्चे कर रहा था और जाहिर है किसी को बता भी नहीं सकता था। तो जब वो पहुंच गया तो बीबी ने जिस दिन पब्लिक लाइफ में आना था, और मैं उसका स्टेज सेक्रेटरी था, मैं तकरीर कर रहा हूँ, बेनज़ीर हंसरी और बिलावल ऐसे बच्चा सा पीछे खड़ा है वो सर्कल में। खैर, तो वो अब पहुंच गया। वीज़ा शीज़ा अली जाफरी मरहूम ने वो निकाला, आया वो, अब केसट आ गई। वो केसट तो नहीं थी, वो तो बमशल था। अब उसमें क्लियर कट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को कह रहे हैं कि इस केस में ये करो, बेनज़ीर को वो कह रहा है जी, जज कह रहा है कि इसमें 5 साल सजा नहीं बनती, लेकिन 7 साल। हाँ, जो भी ये 7 कह रहे थे। हाँ, ये कह रहे थे नहीं दे दो तुम, शायद 10 कह रहे थे, वो 7 पे आ रहा था। कुछ ऐसी कोई बात थी, वो इख्तलाफ वो कर रहा था कि इतनी नहीं हो सकती कानून के मुताबिक। तो सुना देते हैं केसट भी। हाँ ठीक जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। सही गाना तुसी सुनाओ, बस थोड़ी दुआ तो राज दुआ ने बस थोड़े के बस तुसी भाई हो वो सब कोई बस बड़ी मेहरबानी सर। ओ एक ताना गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता थी, बड़ी मेहरबानी। आहो तो जरूर का मामला है। अच्छा, वो जरा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके जरा ध्यान करना चाहिए। क्या चाहिए सर? और मैंने अच्छा वो नारोवाल वाला ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਇਲੀ ਦਾ? ਹਾਂ
करता ही मियां साहब ने कहा था कल खत्म हो। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, तुम कर दो बस इनको, ये अनाहिल करना है, ये इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, वो इतनी सजा हो जाती है ना, तो फिर इलेक्शन में यही होते। तो वैसे भी नवाज शरीफ साहब और ये जब भी हुकूमत में आए इसी तरीके से आए, कभी सही तरीके से, कभी ये नहीं आए सियासत। बहरहाल ये उनकी तरीक़ाकार होगा शायद। तो वो केसट आ गई। अब केसट जब सुने तो हमारा बीबी का हमारा एक रंग आए एक जाए, एक रंग आए एक जाए, ये तो बमशेल था जो कमाल का था। और केसट सुन लीजिए हमने 1.5 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस में केसट सुनी गई, एक एक लफ्ज पे गौर किया गया। अब तय ये हुआ कि इसको क्या किया जाए। बीबी माशाल्लाह बड़ी ज़हीन खातून थी। उन्होंने कहा अगर हमने ये पाकिस्तान में किसी एडिटर या किसी अखबार को या किसी टीवी चैनल को दी तो ये उनको जाके बेच देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे और ये चलाएंगे नहीं, और ना दिखाएंगे ना ये छापेंगे। तो इसका फैसला क्या करें। तो बीबी ने कहा कि अंग्रेजी में जवाब दिया, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई लेट यू नो व्हाट वी हैव टू डू विद द केसट। अच्छा, फिर हमने इंतज़ार किया, चाय आई कुछ थोड़ा, क्योंकि 1.5 घंटा वो सुना था तो चाय वाय पी। वैसे कमाल ये सारा एहसान राय का था, टोटल कमाल उसी का था। अच्छा, एहसान राय से आपकी बड़ी दोस्ती है, राना रहीम से कभी मिले आप? जिंदगी में कभी नहीं। ठीक है। हाँ, कभी उनसे मिली तो। अच्छा, वैसे मैं भी ना राना रहीम से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन पे उनके साथ रब्ता रहता है, दुआ सलाम हो जाती है, लेकिन इस मौजू पे कभी बात नहीं हुई। हाँ, कोशिश करेंगे कि उनसे इस कैसेट के बाद, इस बातचीत के बाद, इस वीडियो के बाद कोशिश करूंगा इस्लामाबाद में उनसे मिलने। हाँ, उनसे ज़रूर बात करें और उनसे मिले। हाँ, बहरहाल क्योंकि वो जो मेहनत थी, देखें उसने केसट ज़रूर उसने वो सारी वो कंसाइज की, प्रिसाइज की, उनको मुख्तसर किया, वो अहम नकात पे। लेकिन वो राना रहीम हो सकता है कि अभी वो बात करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि नून लीग वाले भी पावर में आ रहे हैं। बहरहाल वो उसकी अपनी मर्जी होगी। हाँ जी। तो बहरहाल आप बात कर लीजिएगा। अच्छा, अब केसट पहुंच गई। अब केसट भी केसट तो नहीं थी, वो तो बमशेल था। अब उसकी कापियां कराई गई दुबई में कि इनको पाकिस्तान में भेजना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कापियां को 10-20 तो नहीं करनी थी ना, सैकड़ों में थी। अच्छा, तो मुख्तलिफ जगहों से वो पाकिस्तान में कापी कराते तो शोर मच जाता। तो दुबई एक बाहर की जगह थी, बल्कि वहाँ तो कापी करने वाले को उर्दू पता ही नहीं होती थी, तो वो इसलिए महफूज जगह थी। तो बहरहाल वो कापियां बेशुमार करा ली गई। अब बीबी ने कहा कि ऐसा है कि इसका इंतज़ाम मैं करती हूँ कि ये कहाँ पब्लिश हो। तो हमने कहा यू आर द बेस्ट जज, और आप बेहतर समझ सकती हैं, आप क्योंकि बराह रास्त इन्वॉल्व है इसमें, आपका तज़किरा है। तो खास अब ऐसा हुआ कि अब जब हम वो सुनी केसट तो हमारे तो 5 मिनट तो हमने एक दूसरे से बात नहीं कर सके। अब उन्होंने बताया कि मैंने बात कर ली है और एक साहब आ रहे हैं और ये केसट उनको देंगे और वो छापेंगे। तो पूछा गया कि जी कौन होंगे, तो उन्होंने कहा डेली मेल जो लंदन से शाये होता है उसका चीफ एडिटर। अच्छा। अब उन्होंने कहीं टेलीफोन किया उसे, बहरहाल उसका वीज़ा अरेंज किया गया, स्टे अरेंज किया गया, टिकट अरेंज किया गया, सब कुछ किया गया। वही मरहूम अली जाफरी कज़न थे, बीबी के सगे कज़न थे, और इंतकाल हो गया उनका। बहुत अच्छे आदमी थे, कमाल के आदमी थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। तो अब वो आ गया। अब उसको तो उर्दू नहीं मालूम थी, उसको बताया गया कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो वो खैर कोई मसला नहीं था। जितने थे, मैं भी रवानी से अंग्रेजी बोलता था, बीबी तो खुद अंग्रेजी की मास्टर ही थी। तो उसको जो वो रोक के फिर हम उन्हें बता देते थे कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, यानी हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते, इंटरप्रेटर बनने में। अच्छा, उसने देखें, अब यहाँ एक बात आती है, हमारे भी प्रेस है, हमारे भी अखबार हैं, यहाँ पे ये बात नहीं होती। यहाँ बस धड़ाधड़ जिसके खिलाफ मर्जी छाप दो। बहरहाल ये प्रेस के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
किसी पर्टिकुलर अखबार या फिर प्रेस के बारे में। तो सर वो उसने कहा जी देखें ये कैसेट है आपके पास, आपको तो पता है ये लोग कौन है या ये उन्हीं की आवाज है, आप इनसे बात करें मेरी मौजूदगी में, मेरे सामने उनको डायल करें, उनसे बात करें, उनकी आवाज रिकॉर्ड करें। सही। तो फिर हमने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा मैं ये आवाजें इंग्लैंड भेज के लेबोरेटरी से चेक कराऊंगा। अच्छा। कि ये वाकई उन्हीं लोगों की केसट इन्होंने मुझे दी है या बनाई गई है, फ्रांजिक जिसको हाँ। ले सर, अब नंबर लिए गए। वो जस्टिस साहब तो माशाल्लाह उनको टेलीफोन किया, इधर उधर किसी वो केस है फला है, ऐसे ही गैर जरूरी बातें। वो आवाज रिकॉर्ड करनी थी, आवाज साथ साथ रिकॉर्ड होती रही। इसी तरह सबकी जिन जिन के नाम थे रिकॉर्डिंग होती रही। वो रिकॉर्डिंग उसको दे दी गई चीफ एडिटर साहब को, उनका नाम मुझे भूल गया, बड़े अच्छे आदमी। तो उन्होंने जी वो वहीं रहे दुबई में, उन्होंने DHL पे वो केसटें दोनों भेजी। अच्छा। कि इनको लेबोरेटरी में चेक कराओ कि ये एक ही, दोनों आवाज़ें एक ही आदमी की हैं। तो जब उनके अमले ने तायद की कि हाँ तस्दीक की ये एक ही आदमी की आवाज़, फिर वो लेके गया और उस खबर नहीं सर, उसने तो कमाल कर दिया। डेली मेल का फ्रंट पेज पूरा भर दिया उसने। अच्छा। 1.5 घंटे की केसट थी ना सर। तो फिर उसके ट्रांसलेशन में लगे रहे काफ़ी अर्सा, उर्दू में थी ना वो, तो वो ट्रांसलेशन होता रहा, वो ट्रांसलेशन बनता रहा, सब कुछ होता रहा। फिर उसको वो स्क्रिप्ट दिया गया कि ये है। वैसे डिटो तकरीबन यानी 99% वही बात अंग्रेजी में कही गई जो उर्दू में थी, कही गई थी केसट। तो वो जनाब लेके चला गया और फिर जब वो छपी है फ्रंट पेज पे तो कोहराम मच गया ना सर पूरी दुनिया में। बिल्कुल। आपको पता है यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह जो है वो तो ऐसी बातों के और दिलदादा होते हैं कि ये देखें क्या हो रहा है, उसके साथ जुल्म हो रहा है बेनज़ीर के साथ, उज़रदारी के साथ। तो वो छपी तो फिर यहाँ के अखबारों ने उसको कॉपी किया, बिल्कुल खबरें छापी। तो फिर ये हुआ कि वो केस रीओपन हो गया, केस चला, केस बेनज़ीर के हक में हो गया। जाहिर है वो केसट बता रही थी कि जबरदस्ती सजा दिलवाई गई है। केस वो जज खुद जो कह रहा है जी सजा बनती नहीं है। हाँ जी। और वो हमारे शरीफ बिरादरान की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि नहीं जी ये तो आप इसको सजा दो, इलेक्शन से आउट करना है इसे, खैर लंबी सजा दो। तो बहरहाल सर वो बात ख़त्म हो गई और सूरत हाल जो है वो बीबी के हक में हो गई, फैसला बीबी के हक में हो गया। जस्टिस साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ा और सारा मामला सही हो गया और बीबी जो आए वो आई और फिर इलेक्शन जीत गई और हुकूमत में आई। और इसमें सर ठीक है वो आपके दोस्त हैं राना रहीम साहब, वो मेहनत बुनियादी उन्हीं की थी, बुनियाद उन्हीं की थी। हाँ जी। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर जिसे आप हीरो कह लेना, इस सारे ड्रामे का हीरो वो एहसान राय था। अच्छा और मजे की बात यह है कि बीबी ने कहा एहसान राय को कि मैं तुम्हें सेनेटर बनाऊंगी और तुमने फीस वगैरह भी नहीं देनी, वो जो कोई होती है ना वो लेते हैं जब उम्मीदवार बनने के लिए, तो वो भी नहीं होगी और मैं कोशिश करूंगी तुम्हें बिला मुकाबला सेनेटर बनवाऊं। लेकिन क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, पता अगर मुझे होता भी तो शायद मैं एतराज़ करता, ना बताता कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो बेचारे एहसान राय के मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए खर्च हो गए इसी मेहनत में। और वो जो दिक्कत थी आना जाना इधर उधर, वो कई मुल्कों में रहा ना। सही। फिर उसको मशरकी यूरोप में भेज दिया गया, कुछ अर्सा वो वहाँ रहा ताकि वो इंटेलिजेंस दुबई ना पहुँच जाए, तो वहाँ रखा गया उसे। फिर इस तरह कई मुल्कों में उसे रखा गया, वो बेचारा आता जाता रहा। और मज़े की बात यह है
कि वो एक पैसे का रवादार नहीं है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। मेरे सामने सब कुछ हो रहा था ना, बल्कि तीसरा आदमी मैं था उन दोनों के अलावा, बेनज़ीर के अलावा, जिसके सामने ये सब हो रहा था। तो उसमें सर जो ये सारा जो क्रेडिट है इस काम का वो राय एहसान को जाता है। वो मशरकी यूरोप में रहा, बल्कि राना रहीम के घर वालों को भी वो पैसे देता रहा और राना रहीम की भी माली मदद करता रहा, राय एहसान। अच्छा। हाँ, तो ये सारी मेहनत उसकी थी और फिर बीबी बरसर इक़्तिदार आ गई। लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसमें राना एहसान को नुकसान ही हुआ, राय एहसान को। हाँ सॉरी, राय एहसान को उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने पैसे भी खर्च किए, दिक्कतें भी बर्दाश्त की, सऊबतें भी बर्दाश्त की, सफ़र भी किए, बेघर भी रहा, परेशान भी रहा, पैसा भी अपना खर्च किया, लेकिन उसको मिला कुछ। अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ऐसे मौके पे ये मुझे बोलने का मौका अता किया, क्योंकि आज मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की बरसी भी है और वो मेरा एक शेर मुझसे अक्सर सुना करती थी और मैं रिपीट भी कर देता हूँ अभी, कि वही हालात हैं फ़कीरों के, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं सिर्फ़ अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज़ और पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। तो ये शेर उनको बहुत पसंद था और अक्सर बेशतर कभी चाय पे कभी खाने पे वो मुझसे सुना करती थी और बड़ी खुश होती थी। और मुझे अवान साहब, आप इसलिए भी ये आज अच्छा लग रहा है कि आज उनकी बरसी का मौका है। और पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं कर रहा, दुबई में उनका जो पहला फंक्शन हुआ था उसमें मैं स्टेज सेक्रेटरी था और दुबई में वो हुआ था और उस पर मैंने भी खिताब किया था और बेनज़ीर साहिबा ने भी। और कमाल की बात यह है कि उसमें बिलावल साहब, बख्तावर साहिबा, आसफ़ा साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब खुद भी मौजूद थे और ये बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। तो ये बरसी के हवाले से मुझे ये बात याद आ गई। चलें लखवेरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि राना रहीम साहब से बात करें और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो इस स्टोरी के हीरो हैं राय एहसान, उनको भी यहाँ पे बुलाएं या उनके पास चले जाएं, उनके साथ भी एक ऐसी नशिस्त करें जिससे पता चले कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।